क्लास शुरू होगी दोबारा फिर। आज डॉक्टर नहीं आए, आपके मर्दों जैसे के थम बने हुए थे, आए नहीं, आने वाले हैं, इसका पता लगा आपको? अंदाजा है। और लेडीज में भी आज कुछ कमी है नागरिक की वजह से। हाँ हाँ मेरी बात तो दूर हो नहीं सोचनी नहीं होगी। क्या कहती हैं आपकी बहन? वो जर्मनी गई हुई है एक आपकी किताब। अच्छा, वो वहाँ बैठ के देखने की, नो प्रॉब्लम। नारा काफी लंबा हो गया, लेकिन मुख्तसर चंद बातें सिर्फ गुज़श्ता की बात की हुई थी उनको दोहरा देता हूँ याद रहानी के लिए, फिर आगे चलेंगे नई दुआओं में। आज के लिए मैं सोचता हूँ कि बयानियाँ और पौष्टिक खासतौर पर आपके सामने रखी जाए। प्रैक्टिस हो चुकी है ना पहले काफी है, इसमें बात बातें मैंने हाईलाइट की थी पहले भी। एक तो एक एपिस की तकलीफों में रोशनी नाकाबिले बर्दाश्त होती है, हैं? क्या आंखों की तकलीफों के अलावा वैसे ही एपिस के मरीजों में एपिस के जहर का एक असर है कि आदमी के लिए वैसे रोशनी तकलीफ देती है। इसकी सर दर्द में भी ये बात होगी, बाद दूसरी अलामतों में भी ये बात पाई जाती है। और लैकिसिस की के उलट लाइकोपोडियम के मुशाबे क्या अलामत थी याद है? दाईं से बाईं तरफ तकलीफ हरकत करती है, पहले सेटल होती है दाईं तरफ, फिर लेफ्ट की तरफ जाती है बाईं तरफ, और ये लाइकोपोडियम में पाया जाता है नुमाया तौर पर। और इसके बरक्स बाएं से दाईं की तरफ हरकत ये लैकिसिस का खासा है, सबसे ज्यादा नुमाया उसमें है। और दूसरे बाज दवाएं ऐसी होती हैं जिनमें लिक्विड निगलना मुश्किल होता है, बाज ऐसी हैं जिनमें सॉलिड फूड यानी ठोस ग़िज़ा निगलनी मुश्किल होती है। इसमें ठोस ग़िज़ा का निगलना मुश्किल है, लिक्विड आसानी से निगल लेते हैं बच्चे या बड़े भी। मगर लिक्विड के लिए सबसे ज़्यादा नुमाया दवा जो है वो याद है किसी को? हाइड्रोफोबिनम, जो कुत्ते पागल कुत्ते के जहर से तैयार की गई है। हाइड्रोफोबिनम स्ट्रेमोनियम में भी उससे कुछ मुशाबे अलामात पाई जाती हैं, इसलिए पागल कुत्ते का अगर होम्योपैथिक इलाज मजबूरी हो करना प्रिवेंटिव के तौर पे, वरना तो बेहतर यही है कि टीका लगवा लिया जाए, ऐसे रिस्क नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा अभी इसमें लंबा तजुर्बा नहीं। मगर बाज़ जगह मजबूरन मुझे देनी पड़ी है दवा, और अल्लाह के फजल से उन सब केसेस में फिर उसको पागलपन का दौरा नहीं पड़ा ऐसे मरीज़ को, क्योंकि बाज़ देहात में हैं, बाज़ों को तौफीक नहीं होती टीके लगवाने की, बाज़ इलाकों में मिलते ही नहीं हैं। तो वो मैं ये दिया करता हूँ स्ट्रेमोनियम 200 और हाइड्रोफोबिनम, जो बौले कुत्ते के कांटे से जो जहर पैदा होता है उसका इलाज, उससे दवाई बनाई गई है। और इन दोनों में लिक्विड हजम ना करने यानी ना निगलने की इलामतें पाई जाती हैं। मगर एक फ़र्क है इसमें, लिक्विड दरअसल वैसे ही बुरा लगता है ऐसे मरीज को, बल्कि नाकाबिल बर्दाश्त होता है, क्योंकि कहा जाता है, ये बाज़ लोग
कहते हैं कि दरअसल पागल कुत्ते के काटे हुए को पानी में कुत्ते नजर आते हैं और उसकी वजह से वो शदीद घबराता है, उसको पागलपन का दौरा ज़्यादा पड़ता है। लेकिन स्पेज़म होता है ज़रूर, इसका गले के स्पेज़म के साथ ताल्लुक़ है, क्योंकि मैंने ऐसे मरीजों को जिनको पानी निगलना मुश्किल था या लिक्विड किसी किस्म का दूध वगैरह, उनको हाइड्रोफोबिनम देके देखा है, अल्लाह के फजल से उनको फ़ायदा पहुंचता है। इसके अलावा हाइड्रोसायनिक एसिड भी गले के स्पेज़म के लिए बहुत चोटी की दवा है, मगर ये लिक्विड हो या सॉलिड हो, दोनों सूरतों में मर्ज से ताल्लुक़ रखती है। हाइड्रोसायनिक एसिड का पता आपको क्या चीज़ है? HCN कहते हैं इसको। दुनिया का सबसे ज़्यादा डेडली पॉइजन, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि शाहनवाज भुट्टो को कत्ल करने में यही इस्तेमाल किया गया था। फ्रांस के एक होटल में वो एक दिन मुर्दा पाए गए और कोई आसार किसी जहर के दिखाई नहीं दिए गए। बाद में तहकीक रोक दी गई, मगर जब तक तहकीक हुई उसमें यही बात सामने आई थी कि मालूम होता है उनको फूल वहाँ रखे हुए थे और फूलों में कोई ऐसी कैप्सूल डाल दी गई थी जो तहलील हो गई, बाद में पानी में तहलील होकर गायब हो जाती है बाद। और जब वो तहलील हुई तो उसके साथ अंदर उसके हाइड्रोसायनिक एसिड था, जिसके उड़ने से फिजा में जो हाइड्रोसायनिक एसिड फैला है उससे वो स्पेज़म हुआ, क्योंकि उनकी मौत वैसे ही स्पेज़म से हुई थी जैसे हाइड्रोसायनिक एसिड के स्पेज़म से हुआ करती है। यानी गले में अचानक ऐसा खौफनाक तशन्नुज कि ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे, कोई सवाल ही नहीं रहता और सांस का। जब हम लेबॉर्ट्री में, केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री में हाइड्रोसायनिक एसिड का तजुर्बा करते थे तो ताकीद ये होती थी कि शीशे की लेबॉर्ट्री में अंदर हाथ डाल के, जो आगे शीशे का पर्दा हो, तो सिर्फ हाथ डालने की गुंजाइश हो, और उसके बाहर एग्जॉस्ट फैन लगा होता था ताकि उसके जो बुखारात हैं वो बाहर की तरफ निकले ही ना। और उसके अलावा भी कहा जाता था कि अगर हो सके तो मुंह पे रुमाल वगैरह नाक पे रख लो। तो उससे हमने हाइड्रोसायनिक एसिड के तजर्बे किए हैं। हाइड्रोसायनिक एसिड के अलावा साइनाइड जिस फॉर्म में भी हो वो यही असर दिखाता है और बहुत जहरीला है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, सारे इस तरह सुन रहे हैं जैसे बिल्कुल पहली दफ़ा बात हो रही है, हैं? काफ़ी तफसील से बता चुका हूँ। बल्कि ये भी बताया था कि क्लवर जो चारा होता है वो अगर सूख जाए तो तशन्नुज पैदा हो जाता है जानवरों में, याद है? हाँ, अफारा किस चीज़ से होता है? पोटेशियम साइनाइड पैदा हो जाता है उसमें। एक होता है हाइड्रोसायनिक एसिड, एक है पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड भी वैसे ही असर दिखाता है, और भी कई साइनाइड हैं और सब में ये स्पेज़म बहुत नुमाया है, जो सांस की नाली से लेकर आखिर तक लंग्स वगैरह में भी असर करता है, और खाने की नाली हलक से लेकर नीचे तक अंतड़ियाँ वगैरह सब इससे मुतासर होती हैं। तो वो स्पेज़म जो चारे के अंदर हाइड्रोसायनिक यानी पोटेशियम साइनाइड पाया जाता है, उसका इलाज कॉल्चिकम 200 बताया था। इसका मतलब यह है कि कॉल्चिकम को भी हमें स्पेज़म्स में याद रखना चाहिए और गले के स्पेज़म में भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए, तजुर्बा करके देखना चाहिए। ठीक है? और क्या बताया था, किस चीज़ में पाया जाता है? चारा जो खुश्क हो जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी यादाश्त खुश्क नहीं हुई पूरी तरह है माशाअल्लाह, और जो जवान हैं उनकी खुश्क हो गई है। आपकी उम्र 70 से ऊपर हो गई है ना? हैं? माशाअल्लाह, और आपकी यादाश्त बड़ी वाज़ेह है अल्लाह के फजल से।
नहीं, मेरी दुआएं तो सबके लिए हैं, आप पर काम हो रहा है, बाकियों पे नहीं हो रहा इसलिए मुहावरा तन नहीं कहना चाहिए आपकी दुआएं हैं, ये दुआ की दरअसल बेइज्जती है। नहीं, मैं मेरी बात सुनिए, मैं समझा रहा हूँ। लोग मुहावरा देंगे आपकी दुआ है, खाम खाब बैठे बिठाए, हालांकि वो दुआ ना भी की गई हो कि जी आपकी दुआ है। एक आदमी ने कोई अजीब सी हरकत की थी, मैंने उसको कहा कि ये क्या कहते हैं आपकी दुआ है। मैंने कहा इन्ना ले ला, मैंने कहा दुआ दी थी कि तू ऐसी हरकतें करो, तो लोगों को आदत पड़ जाती है। जो मुहावरे मजहबी हों और दीन से ताल्लुक़ हो, उनको अक्ल से और गौर से इस्तेमाल करना चाहिए, मुहावरा तन नहीं रखना चाहिए मुंह पे। हमारे बाद और लोगों को भी आदत है यूं ही हर बात पे बेवजह आपकी दुआ है, तो ये दरअसल दुआ का नहीं बल्कि जिसको कहा जाता है उसका गोया एहतराम पेश नज़र है, लेकिन झूठे एहतराम का तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपने जान के ऐसा किया, मैं आपके बहाने सब दुनिया को समझा रहा हूँ कि ये बात गौर से कहनी चाहिए, फिक्र के साथ। आपकी दुआ का किसी दुआ के लिए कहा गया हो, मालूम हो कि उसने किसी मामले में दुआ की है, तो फिर जायज़ है, वरना हर अल्लाह के फजल को किसी की दुआ बना देना बिल्कुल नाजायज़ बात है। दुआ से भी तो फजल ही होता है, मगर सिर्फ दुआ का मोहताज तो नहीं, वैसे ही अल्लाह के फजल होते रहते हैं। ठीक है, अच्छा चलें, ये भी एक इलाज का मौका मिल गया साथ। बहर आपका दिमाग माशाल्लाह रोशन है और याददाश्त बड़ी अच्छी है, मैंने देखा अब तक जितने सवाल करता हूँ उसमें आपको याद रहता है। एपिस के मुतालिक खुसूसी बातें बता रहा था ना आपको, जो पहले रह गई हैं, पहले की जा चुकी हैं। इसमें भी पेट में सख्त हवा का तनाव पाया जाता है, क्योंकि जो किसी जहरीले जानवर के काटे हैं उनमें स्पेज़म अमूमन शामिल हो जाता है। ये इसका तभी असर है, जानवरों के जहर में ये बात पाई जाती है, और इसका जो तनाव है वो ज़्यादा पेट पर असर पड़ता है एपिस का, और वैसे ही सारी अंतड़ियाँ, सारा हिस्सा दुखा हुआ महसूस होता है। यही बात एपिस से मिलती जुलती दवा एपोसाइनम में भी पाई जाती है। उसमें भी पेट के अफारे के साथ सारा विसरा जो है अंतड़ियों का वो दुखा दुखा मालूम होता है। लेकिन एपोसाइनम और एपिस में तफरीक कैसे करेंगे आप? अभी नहीं डॉक्टर साहब, बाद में आए, अभी ठहर जाए, सांस ले लें पहले सीखते हैं। हाँ है, और दूसरी बात ठीक है, ये भी ठीक है, और क्या किसमें? दोनों में? दोनों में होती है। अब तो फिर फर्क क्या हुआ? और कुछ याद है किसी को? हाँ हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब आ गए, इन्होंने अपनी मौजूदगी साबित कर दी है। हाँ ज़िमनन, आपने मुझे बताया था कि वो जो लफ्ज है पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट है, ना कि पेरिस्टॉलिक। जी जी, दुरुस्त है, आपने चेक कर लिया? जी जी, ठीक है। पेरिस्टॉल्सिस होता है असल में तो पेरिस्टॉल्टिक मैंने कभी पढ़ा नहीं था, पेरिस्टॉल्सिस से अपनी तरफ से बना ली थी अंग्रेजी कि पेरिस्टॉलिक होगी। S is changed to T। हाँ, S changes into T, this is a news to me, thank you very much। और आपको देख के याद आ गया कि ये दुरुस्ती करवा दूं सब जगह। लेकिन एक और दुरुस्ती होने वाली है। मैंने एक दफ़ा शुरू में बताया था कि हनेमन ने होम्योपैथिक जब ईजाद, ये उसी साल ईजाद किए जिस साल हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है। मुझे मिर्ज़ा निसार अहमद साहब, जो हज़रत मिर्ज़ा अब्दुल हक साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने लिखा है कि इसमें कोई गलतफहमी हो गई है। अगरचे उस ज़माने में वो जिंदा तो था, लेकिन ईजाद इससे पहले कर चुका था। फिर मैंने चेक किया कि मुझे क्यों 1835 याद आया, तो दोबारा पढ़ना पड़ा, तो पता चला कि हनेमन ने 1835 में फ्रांस मुंतकिल होकर पहली दफ़ा फ्रांस में प्रैक्टिस शुरू की थी। तो दिस वाज द लैंडमार्क, वो जहन पे नक्श था, मसीह अलैहिस्सलाम के विलादत के हवाले से था कि कोई वाक़या ऐसा गुजरा जो वही लैंडमार्क है।
तो वो मैंने उसी वजह से कह दिया कि 1835 में उसने गोया ईजाद की थी। ईजाद नहीं की थी, पहले से थी, मुख्तलिफ ममालिक में, जर्मनी में भी करता रहा। पहले इसको हुक्मन बंद भी करवाया गया है क्योंकि बड़ा सख्त इसके खिलाफ शोर उठा था। लेकिन जो मुझे अमूमी तौर पर याद था वो ये गालिबन मैंने बताया था, ये दुरुस्त है कि 60 साल की उम्र में इसने होम्योपैथिक का आगाज़ किया है और 90 साल की उम्र में वफात हुई है। तो 30 साल की उम्र तक होम्योपैथी की है। इसमें भी अगर कोई मामूली फ़र्क हो तो कोई हर्ज नहीं। बहरहाल अमूमी तौर पर याद रखना चाहिए कि काफ़ी बड़ी उम्र तक पहुंचने के बाद, लंबे एलोपैथिक तजर्बे से मायूसी के बाद इसको होम्योपैथिक का ख्याल आया। और उसके साथ हाँ, एक और बात, दोबारा जब इसको पढ़ा था उसमें ये बात भी मालूम हुई, ये होम्योपैथिक का ख्याल इसको बराह रास्त खुद नहीं आया था। इससे पहले इस मामले में कुछ लोगों ने, अतिब्बा ने इशारे किए हुए थे। तो उस मुतालिया से इसके जहन में आया कि इसको बाकायदा एक निज़ाम के तौर पर गौर करना चाहिए। और प्रूविंग सबसे पहले दुनिया में इसी ने शुरू कराई है और इसको बाकायदा मुरतब किया गया है। प्रूविंग का पता क्या होती है? क्या? वही जहर दिया जाए, जिससे अगर एक दवा दी जाए, जहर दिया जाए और उससे जो अलामात पैदा होती हैं, हाँ, वो फिर उसी जहर की डाइल्यूशन में उसकी नहीं, जहर देकर तो प्रूव ही नहीं की जाती। मतलब वो अगर कोई दवाई से जो अलामात पैदा होती हैं, किसी चीज़ से जो अलामात पैदा होती हैं वो, हाँ नहीं, कुछ करीब करीब आ गए हैं मगर वो असल वहां पहुंचे नहीं असल बात तक। क्या कम मिकदार में बार बार देके तो देखा हाँ, वो जाए कि ठीक उसके है। क्या असरात हैं। होम्योपैथिक डोज में, जी, ना कि जहर की असली हालत में, रिपीट डोजेज दी जाएं तो वो बजाय होम्योपैथिक असर दिखाने के एलोपैथिक असर दिखा देती है। इसलिए ओवर मच डोजिंग होम्योपैथी की भी ठीक नहीं है। लेकिन एक फ़र्क है कि अगर जहर दिया जाए तो वो मोहलिक साबित होता है अमूमन, अगर बेहतियाती हो जाए। प्रूविंग मोहलिक साबित नहीं होती, बल्कि वक्ती रिएक्शन होता है और उसके बाद फिर जिस्म दोबारा अपोजिट रिएक्शन दिखाकर उसको काबू कर लेता है। इसलिए प्रूविंग से कोई आदमी मरता नहीं देखा गया, बल्कि प्रूविंग से इलामतें ज़्यादा तफसील से सामने आती हैं। हनीमन ने बहुत कुर्बानी दी है इस सिलसिले में, बहुत दवाओं की खुद प्रूविंग की और उसके शागिर्दों ने भी उस ज़माने में बहुत कुर्बानियाँ दी और प्रूविंग की है। एक दफ़ा मैंने वक्फ़े जदीद में प्रूविंग शुरू कराई थी और उस पर तजर्बा किया था। मसलन आम की कोई मुझे पोटेंसी कहीं नज़र नहीं आई और आम मैंने देखा था, अगर ये चूसने वाले आम खसूसियत से कुछ ज़्यादा खा लिए जाए और काम से खाए ही जाते हैं ज़्यादा, अगर मिल जाए तो इजाबत नरम हो जाती है और असहाल नहीं लगते, लेकिन नुमाया तौर पर पेस्टी और नरम इजाबत हो जाती है। तो उससे मुझे ख्याल आया कि बगैर किसी को बताए ये क्या चीज़ है, होम्योपैथिक पोटेंसी बनाकर आम की इसकी प्रूविंग करके देखूं, इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई प्रूविंग में कोई जान है कि नहीं। और मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि कई मौलमीन जिन्होंने खुद अपने आप को पेश किया था, उन्होंने ये बात बताई कि इसके बाद हमारी इजाबत नरम हो गई। तो हालांकि उनके तसव्वुर में भी नहीं था कि किस चीज़ की प्रूविंग कर रहे हैं। तो इसलिए प्रूविंग को भी अब रिवाज देना चाहिए जमात में, मगर उसके लिए बहुत ही तासुब से पाक दिमाग चाहिए और कई एहतियातों के साथ प्रूविंग हुआ करती है। हर आदमी प्रूविंग नहीं कर सकता, इसके लिए हसास ज़हीन आदमी चाहिए जो पहले अपने ऊपर प्रूविंग करें, फिर डल आदमियों पर भी वो प्रूविंग करें। और इस तरह इंटेलिजेंट हसास आदमी अपने अलावा अपने गिर्द प्रूविंग करके ये मालूम करें कि डल आदमियों पर कैसा असर दिखाती है दवा, गुस्सीले आदमियों पर कैसा दिखाती है, नरम मिजाजों पर कैसा दिखाती है, गर्म मिजाजों पर और ठंडे मिजाजों पर। तो इस नुक्ते निगाह से बेदार मगज़ी के साथ प्रूविंग हो तो हमारे
होम्योपैथिक में बहुत इजाफा हो जाएगा। और ख़ुसूसियत से बाज़ मर्ज़ें जो लाइलाज समझी जाती हैं उनमें प्रूविंग की बहुत ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर एक बाज़ अमराज ऐसी हैं कि जिसको प्रोग्रेस, नाम उसका पता नहीं, लेकिन प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी कहा जा सकता है, यानी मुसलसल बढ़ने वाली आसाब की कमज़ोरी, उनकी जान ख़त्म होती जाती है। ऐसे बच्चे अमूमन बुलूगत तक पहुँचते पहुँचते मर जाते हैं, या अगर ज़िंदा रहें तो बहुत ही बदहाल में बेचारे ज़िंदा रहते हैं। बाज़ लोगों में ये सिंड्रोम पाया जाता है, उनके अंदर खुलियों में कोई ऐसा नक्स पैदा हो जाता है कि पैदाइशी तौर पर बच्चे ये मरज़ लेके आते हैं, यानी मरूसी मरज़ होती है, और पैदा होने के बाद ठीक ठाक नज़र आते हैं देखने में, लेकिन उम्र के साथ साथ फिर ये मरज़ बढ़ता है। बाज़ लोगों में दिमागी तौर पर यह बात पाई जाती है कि बच्चे बड़े ज़हीन, यूं यूं उम्र बड़े पागल होते जाते हैं, और ये भी बात खानदानों में बात पाई जाती है। उम्र के साथ साथ बेवकूफ़, बजाय इसके अगल वाले हों, बेवकूफ़ होते जाते हैं, और शुरू में बेहद होशियार, तर्रार, तेज़। तो ये भी बातें हैं जो प्रूविंग के वक्त पेश नज़र रखनी पड़ती हैं। हर किस्म के दायरे को वसी करके, हर पहलू से नज़र रखकर बारीक बीनी से मुतालिया किया जाए। अब ऐसे शख्स, ऐसे मरीज़ के मुतालिक मैं मिसाल दे रहा हूँ। मुझे ख्याल आया कि जो एलोपैथिक दवाएं ऐसा मर्ज पैदा करती हैं, उनसे या इस्तेफादा करने की कोशिश की जाए। उसमें एक दवा है वेंटलिन, जो इसके दमे के मरीजों के लिए स्पेज़म दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसका मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा लिटरेचर का मुताला किया था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और बेहतियाती से इस्तेमाल किया जाए तो दिमाग का वो हिस्सा जो मस्कुलर टोन को कायम रखता है वो मुतासर हो जाता है, और ऐसा मरीज़ रफ्ता रफ्ता उसकी टांगों में से जान निकलनी शुरू हो जाएगी, फिर ऊपर के धड़ से भी, और कांपने भी लग जाएगा। हालांकि ये कोरिया नहीं है, जो लबाशा है, ये वो नहीं है, ये मरकज़ी दिमागी हिस्से की कमज़ोरी की वजह से होता है। तो उस पर मैंने यहाँ शीरी बेगम से कह के दवाई तैयार कराई। हमारे पास अभी पोटेंटाइज़र नहीं मिला। उन्होंने और उनके मियाँ, वो आए नहीं हुए, आज दोनों गायब हैं, भट्टी साहब, उन बेचारों ने मेहनत की बारी बारी उसको बनाकर, तो 30, 200 और 200 तक आए। हाँ, अब वो 1000 बना के भेजेंगे, फिर 10,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख। तो बाद हमारे अहमदी बच्चे ऐसे हैं, उन पर मैंने तजर्बा शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसे मर्ज, ऐसी दवा की प्रूविंग बहुत ख़तरनाक लगती है। मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि प्रूविंग में बाज़ दफ़ा आदमी अगर ये रिस्क ले कि मेरे हाथ पाँव से जान निकल जाए तो ये बड़ी सख्त है। प्रूविंग का एक और सिस्टम है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो है क्लिनिकल प्रूविंग। और वो ये तरीक़ है कि एक जहर के मुतलिक मालूम हो, तहकीक शुदा बात हो कि वो बाज़ गहरे असरात रखता है बाज़ दिमाग के हिस्सों पर या दूसरी जगहों पर, तो उसको होम्योपैथिक पोटेंसी में ऐसे मरीजों पर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इसको प्रूविंग, मेरे नज़दीक क्लिनिकल प्रूविंग तब कहा जाएगा अगर ऐसे मरीजों के तमाम कवायफ और उनकी ज़हनी हालत अच्छी तरह नोट की जाए और उनके वालिदैन के मुतालिक भी अगर मालूमात हासिल की जाएं तो इससे हमें फ़ायदा पहुंचेगा। फिर वसी पैमाने पर जो तजर्बे सामने आएंगे उनको हम पढ़कर तो क्रिटिकल एनालिसिस कर सकेंगे, एक तजिया कर सकेंगे कि कौन सी चीज़ हकीकी है, कौन सी फर्जी है। प्रूविंग में फर्जी बातें भी बहुत सी आ जाती हैं। मसलन मैंगो की प्रूविंग में ये चीज़ मेरे सामने आई कि बहुत से जो जवाबात थे उनमें कुछ कदरें मुश्तरक थीं, जिसके मुताबिक मैं यकीन से कह सकता था कि ये प्रूविंग है। कुछ रोज़मर्रा के पैदा होने वाले हालात थे, ग़िज़ा में ऊंच नीच हो जाए, कुछ और ऐसी बात हो, तो वो चीज़ें पैदा होती रहती हैं। इसलिए प्रूविंग
के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा वसी पैमाने पर तजर्बा हो। 2-3 आदमियों की प्रूविंग को प्रूविंग नहीं कहना चाहिए, वसी पैमाने पे हो, हर किस्म के मिजाज उसमें शामिल हो जाएं और फिर उन आदाद व शुमार को की तारीफ की जाए इकट्ठा करके। तो यहाँ अगर भेजा जाए हमें तो इंशाल्लाह मुतालिया के बाद फिर हमें मौका मिल जाएगा, उसको लेक्चर में ही इंदराज करा देंगे उन हक़ाइक़ का, और रिकॉर्ड हो जाएगा कि एक और नई दवाई अल्लाह के फजल से निकल आई है जो इन चीज़ों में मुफीद हो सकती है। समझ गए हैं? अब चलते हैं फिर एपिस की तरफ। एपिस की मुशाबे मैंने एक और दवाई का नाम भी लिया था, पेशाब में एपिस से मुशाबे एक दवा है। क्या थी वो, याद है? पीर साहब, आपको मैं कॉम्प्लीमेंट दे बैठा हूं, उसका ये मतलब नहीं था कि आप फौरन नोट देख के बताया करें। अब बाकियों के साथ ये चलाकियां ना करें, याददाश्त से बताएं। हैं? कैंथरिस, राइट, जज़ाकल्लाह। आप कौन है? हाँ, रशीद साहब बर्मी, ठीक है। रशीद बर्मी साहब ने ठीक कहा है। कैंथायरस नहीं, कैंथरिस, ये एक खास किस्म की मक्खी है। इसके काटे का सबसे ज्यादा असर उन आज़ा उज़लात से है, कोई किडनी वगैरह जो पेशाब का रास्ता, इन सब चीज़ों से है, और ये शदीद जलन पैदा करने वाली दवा है। और पेशाब कतरा कतरा आता है जब इससे सोजिश पैदा हो जाए, और बहुत जल कर आता है। एपिस में भी ये अलामत पाई जाती है, इसलिए बाज़ अलामतों में एपिस के एंटीडोट के तौर पर कैंथरिस को इस्तेमाल किया जा सकता है, और कैंथरिस के एंटीडोट के तौर पर एपिस को इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चे का मैंने आपको बताया था, वो ये बताता तो नहीं है कि मुझे क्या हो रहा है, मगर पेशाब के बाद चीखता है। जब पेशाब पे बच्चा चीखे तो आमतौर पर होम्योपैथ कैंथरिस देते हैं उसको पहले, लेकिन अगर कैंथरिस काम ना करे तो एपिस भी असरअंदाज हो सकती है। बाज़ मरीज लिखते रहते हैं मुझे कि कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी इसहाल शुरू हो जाते हैं, अदलते बदलते रहते हैं। इसमें मैं पहले भी बाज़ जिक्र कर बैठा हूँ। एपिस में भी ये अलामत पाई जाती है कि बाज़ दफ़ा कब्ज़, बाज़ दफ़ा इसहाल। इस पर मैंने तफसील से रोशनी डाली थी, किसी को याद है क्या कहा था? आपने बताया कि एपिस अंतड़ियों का नज़ला है, कि इससे इसहाल शुरू हो जाती है। इस हाल के लिए हाँ, लेकिन इसको बंद क्यों कर रहे हैं माइक्रोफोन? खांसने लगा था उस वक्त मैंने बंद किया था। अच्छा, कोई बात नहीं, खांसी भी मंजूर है, लेकिन उसको खुला रखें। हाँ, कि जो मैंने जहाँ तक याद है ये फरमाया था आपने कि वो इस हाल इस किस्म के नहीं कि उसमें दस्त की सूरत पैदा हो या नर्म वो हो, सिर्फ नरमी थोड़ी सी होती है। नहीं, मैंने आपको कहा था कि आप किसी जहर को विजुलाइज किया करें, जहन में उसका नक्शा हाजिर किया करें, तो आपको मालूम होगा कि अंतड़ियों में ये वर्म पैदा करती है, इसीलिए स्पेज़म भी होता है, इसीलिए वो दुखन का एहसास पैदा होता है। तो जब वर्म पैदा हो तो उसका पहला रद्द अमल कब्ज़ होता है, और वर्म जब फिर बैठने लगती है सूजकर तो पानी छोड़ती है, और जिस्म के अंदर बाज़ वर्में हैं जो जिस्म के अंदर पानी छोड़ती हैं, तो जब मरीज शफायाब हो तो पेशाब ज़्यादा आता है। एपिस पर मैंने गौर करके तजर्बे से अपने मज़ीद यकीन करके ये बात मालूम की है कि एपिस की वर्में शुरू में पेशाब बंद करती हैं, और इसी तरह कब्ज़ भी पैदा कर देती हैं। अगर अंतड़ियों पर असर हो तो कब्ज़ हो जाएगी, अगर गुर्दे पर असर हो तो पेशाब बंद हो जाएगा और बहुत कम हो जाएगा। जब ऐसा मरीज शफा पाता है तो जिस्म की अंदरूनी वर्में पेशाब के जरिए पानी खारिज करती हैं,
और अंतड़ियां असहाल के जरिए पानी खारिज करती हैं। तो ये सिनारियो अगर पूरा जहन में नहीं हो जाए तो आपको ये अलामत भूल ही नहीं सकती। फिर आपको कब्ज़ और असहाल के अदलने बदलने में एक दवा याद रहेगी, मगर इसका आम अदलना बदलना नहीं है। डॉक्टर ये लिख देते हैं किताबों में, मैंने देखा लिखा हुआ कब्ज़ और असहाल अदल, ये गलत है। शुरू कब्ज़ से होती है और फिर असहाल में तब्दील होती है। एपिस, यानी एपिस को जब हम कहते हैं मुराद है कि एपिस दवा का जहर ऐसी अलामतें पैदा करता है कि पहले कब्ज़, दुखन और कब्ज़, फिर असहाल, और वो लंबा नहीं रहते, वो कुछ देर के बाद आज खुद ठीक हो जाते हैं। नक्सवामी का बहुत अच्छी दवा है, मैंने इसके मुतालिक आपको पिछले लेक्चर दिया था। अब ये शुक्र है कि जो इर्द गिर्द दुनिया में कई जो शागिर्द पैदा हो रहे हैं वो फौरन इलाज भी कर रहे हैं और मुझे लिख भी रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाज से बहुत फ़ायदा हुआ। नक्सवामी का भी रिस्पांस बड़ी अच्छी आई है। कहते हैं कि हमने बाद जगह बिल्कुल समझ नहीं आती थी, नक्सवामी का इस्तेमाल की तो अल्लाह के फजल से ठीक हो गए। कल भी मेरे मुलाकात पे भी कुछ आए हुए थे मिलने वाले, बस ख़वातीन थी गालबन। उन्होंने कहा कि हमें फ़लाँ तकलीफ़ हमेशा से थी, हर इलाज किया लेकिन ठीक नहीं हुई। जब आपने नक्सवामी का जिक्र किया तो हम सुन रहे थे, और वो इलामतें, वो जो उनके मियाँ की बेगम थी, उन्होंने बताया कि वो इलामतें मुझे अपने अंदर मालूम हुई और मैंने खाई और बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो अल्लाह के फजल से ये आम फ़ायदा हो रहा है। पहला इन्फ्लक्स तो ये है कि मेरी तशख़ीस करवाने वाली डाक बेहद बढ़ गई है और लेने के देने पड़ गए हैं, बजाय इसके कि लोग होम्योपैथ बने और बोझ कम हो, एकदम बढ़ गया है। लेकिन कोई हर्ज नहीं है। मुझे पता कुछ अर्से के बाद जिनको होम्योपैथी का चस्का पड़ गया ना, वो फिर किसी और से मशवरा लेना भी बेइज्जती समझते हैं, फिर वो खुद इलाज करते हैं। तो वो दौर भी आएगा जब बड़े कसरत से होम्योपैथ हो जाएंगे और सिवाय इसके कि मजबूर हो जाए वो मशवरा नहीं किया करेंगे, और इर्द गिर्द महल्ले वालों के लिए भी इंशाल्लाह फ़ायदे का मुझे बन जाएंगे। हाँ, कॉस्टिकम दिया उसको? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया। आर्निका खुद फालिज की अच्छी दवाओं में है। आर्निका को मैं अमूमन सल्फर के साथ मिला कर देता हूँ, और इसको ऑल्टरनेट कर दिया जाएगा रस्टॉक से, तो बहुत ही अच्छा कम्बिनेशन है। ऑल्टरनेटली, कम्बिनेशन नहीं, वन आफ्टर द अदर। और आम फालजों में ये खुदा के फजल से मुफीद है। कॉस्टिकम लोकलाइज्ड फालजों के लिए ज़्यादा अच्छी होती है, और चेहरे के फालिज में सबसे पहले दिमाग में कॉस्टिकम आता है। तो अगर आर्निका से फ़ायदा ना हुआ हो तो कॉस्टिकम इस्तेमाल करनी चाहिए। कॉस्टिकम के मुतालिक लोगों का ख्याल है कि अचानक पैदा हो, अचानक ख़त्म हो जाए, ये बात गलत है। कॉस्टिकम एक आहिस्ता असर करने वाली दवा है। सिर्फ फालिज ऐसा है जो चेहरे खुजलाती फालिज जिसमें ये तेज़ी से असर दिखाती है, वरना बिलअमूम कॉस्टिकम बहुत ही मुफीद और गहरे अमराज के लिए फ़ायदेमंद है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं। मैं उनका जिक्र करूंगा, कॉस्टिकम में रखा हुआ है। एक नक्सवामिका की दिलचस्प इलामत है, वो आपको पता नहीं बताई थी कि नहीं मैंने। जो शख्स दूसरों की ऐब जो ही करता रहे, नक्स तलाश करने का आदी हो बहुत, नक्सवामिका ऊंची ताकत में उसको फायदा देती है। हैं? नहीं बताई? ओहो, ख्वातीन बहुत खुश हुई हैं इस बात से। बेख्तियार होने का हो, ये इलामत तो अक्सर में पाई जाती है। इसलिए नक्सवामिका ऐसे मरीजों की जहनी हालत दुरुस्त करने के लिए अगर 1000 ताकत में या और भी ऊंची ताकत में दी जाए तो अच्छा रहेगा। ये जो बेवजह की मुसीबत पड़ी होती है दुनिया को किसी से, हर वक्त क्रिटिसिज्म, और बाद लोग खत भी लिखते रहते हैं, और जमातों में मुश्किल पड़ी होती है, जमातों में फसाद का मुजीब बन जाते हैं।
तो ऐसी जमातों के सदरान से मेरी दरख्वास्त है कि पहले नक्सवामी का इस्तेमाल करें, फिर जमात को शिकायत करें। पानी में घोल के पिला दें, पता भी नहीं लगेगा ऐसे शख्स को। हैं? क्या नक्सवामी खत्म हो जाएगी या फितना खत्म हो जाएगा? इस पे आपको सदमा क्यों है इतना? इसका मतलब है कि दवाई दुनिया से उठ जाएगी। नहीं, इसको तो जितना मर्जी लंबा कर लें प्रॉब्लम ही कोई नहीं। 1000 ताकत में एक कतरा डाल के 100 में, तो 1001 हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ऊंचा कर लें, होमोपैथी दवाई खत्म नहीं हो सकती। समंदर के कतरात की तरह अल्लाह ताला की शान इसमें भी जलवागर है, जितना मर्जी बढ़ा लें इसको। और सुबह के चक्कर भी याद है, और किसी दवा में पाए जाते हैं सुबह के चक्कर? सुबह की दिमागी कमजोरी, सुबह के चक्कर, मैंने बताया था कि जहां बेचैन नींदें हों वहां ये पैदा हो जाता है। स्कूलस में भी है, स्कूलस में भी है, यू राइट। और भी बात बताए थे मुझे, मेरे इस जहन में नहीं, मगर मेरा ख्याल है स्कूलस में तो है बहरहाल। और सुबह के चक्कर ब्राउनिया में भी हैं और नक्स में भी हैं। ब्राउनिया में सुबह उठने पर चक्कर होते हैं, ये तो मुझे कतई याद है, या बाज़ दफ़ा बैठकर उठने में। इससे इस वजह से भी और बाज़ और वजूहात से मुझे शुबा है कि ब्राउनिया में भी वो ब्लड प्रेशर गिरता है। इसका मतलब ये ऊंचा करेगी, क्योंकि अब तक मैंने इसको तजर्बा कर, यानी बाकायदा आलों में पैमानों के ज़रिए इसको मुअय्यन नहीं कर सका, देखा नहीं यकीनी तौर पर, इसलिए मैं कह नहीं सकता। लेकिन मुझे इसकी बात आतों से लगता है कि ब्लड प्रेशर को होम्योपैथिक डोज में ऊंचा करती है। और मसलन टाइफाइड वगैरह लंबे बुखारों के बाद जो कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं, उनमें ब्राउनिया मुफीद होती है। आम मस्कुलर कमज़ोरी में बड़ी मुफीद होती है, पर वो अभी ब्राउनिया का जिक्र आने वाला है, उसमें करेंगे इंशाल्लाह। नक्सवामिका की एक इलामत यह है कि पीरियड्स औरतों में बेकायदा होते हैं, बाज़ दफ़ा जल्दी, बाज़ दफ़ा देर में। लेकिन ये और दवाओं में भी बात पाई जाती है। नक्सवामिका से फ़र्क कैसे करेंगे या करेंगे? फ़र्क यूँ होता है कि नक्सवामिका के पीरियड जो जल्दी हों वो ज़्यादा लंबा अरसा चलते हैं, और जो देर में हों वो थोड़ी देर चलते हैं। अब इस पर गौर करें कि क्यों ऐसा होता है। जो पहले शुरू हो जाते हैं वो पीरियड का जो वक्त है उसको शामिल कर लेते हैं साथ, और इसलिए लंबे हो जाते हैं। जो देर में शुरू हो, चूंकि पीरियड का वक्त गुजर चुका होता है, इसलिए पीरियड उनको एड नहीं करते, इसलिए इससे ताल्लुक है और कोई किसी चीज से नहीं है। नक्सवामिका में जब वक्त से पहले पीरियड शुरू हो जाएं तो वो एक्स्ट्राज हैं, और जब असल पीरियड शुरू हो जाए तो बीमारी खत्म हो जाती है, और फिर पीरियड अपना वक्त पूरा लेते हैं, इसलिए बजाय 5 दिन या 7 दिन के 10 दिन या 12 दिन भी हो जाते हैं। और अगर पीरियड गुजर चुके हों तो फिर जो बीमारी है, बीमारी के असर से जो पीरियड आते हैं, क्योंकि उनको पीरियड एड नहीं कर रहा है, वो गुजर चुके हैं, इसलिए जल्दी खुश्क हो जाते हैं और 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं चलते वो। लेकिन बाज़ दवाओं में सिर्फ ये नहीं कि पहले आकर ज़्यादा हो, बल्कि प्रोफ्यूज हो जाते हैं, और वो उनमें ब्राउनिया नुमाया है। ब्राउनिया में भी यही इलामत पाई जाती है कि पीरियड अगर वक्त से पहले आएँ तो ज़्यादा होते हैं। वहाँ ज़्यादा से मुराद बहुत ज़्यादा खुलकर, नॉर्मल से ज़्यादा, इस हद तक तकलीफ दे कि जिस औरत जब बिस्तर से उठती है तो उसके साथ ही उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो चूँकि हरकत का ब्राउनिया से ताल्लुक़ है,
इसलिए पहले और ज़्यादा में ब्रायोनिया और नक्सवामिका में फ़र्क आपको मालूम होना चाहिए, ताकि फ़ौरन आप तफरीक कर सकें कि किस किस्म का मरीज़ है, उसको क्या दवा चाहिए। अब देखूं कोई और नक्सवामिका की बात रह गई हो। रहम का गिरना भी मैंने बताया था, याद है ना, तशन्नुज बता दिए थे। ये बता दिया था कि आमतौर पर मुख्तलिफ जहरों का एंटीडोट है। गोश्त के बद असरात के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है नक्सवामिका। कमर दर्द बैठने के नतीजे में, ज़्यादा सा बैठने के नतीजे में, रोशनी और आवाज़ से नफरत, बेलाडोना के मुशाबे, ये तो दोहराई हो गई। आवाज़ नई दवाई शुरू करते हैं, ब्रायोनिया। हाँ हाँ, सवाल बताएं आप। खातून ने पूछा है कि उन्होंने नक्सवामिका 3 दफ़ा लेनी शुरू की दिन में। किसने? एक खातून ने जी। तो उन्होंने पहले बहुत दवाएं इस्तेमाल की हुई थी। तो कहती हैं 2 दिन के बाद मेरी तबीयत इतनी बहाल हुई कि मुझे ऐसे लगा कि मैं 5 साल में इतनी तबीयत मेरी अच्छी हुई थी। अच्छा। तो मगर कहती हैं कि फिर जब मैं तीसरे चौथे दिन उसको मैंने कंटिन्यू किया, तो एकदम मेरी टांगों में से जान निकलनी शुरू हो गई। इसका मतलब प्रूविंग शुरू हो गई है फिर। जी। असूल याद रखना चाहिए कि जब एक दवा से तबीयत बहाल हो जाए तो उसको बंद कर देना चाहिए, लेकिन एहतियात से नज़र रखनी चाहिए कि अगर दोबारा अलामतें ज़ाहिर हों तो शुरू ही में फिर दोबारा शुरू कर दी जाए। आंखें बंद करके सेहत हासिल होने के बाद दवाई नहीं खाते रहना चाहिए, सिवाय इसके कि क्रॉनिक अमराज हों और उनमें पता होता है कि मरीज शफा की रफ्तार एक ख़ास रफ्तार है और ख़ास मुद्दत से पहले वो सफ़र तय नहीं हो सकता। बाद बीमारियां 8-10 साल में आहिस्ता आहिस्ता वारिद होती हैं। उनके मुताबिक ये ख्याल कर लेना कि चंद खुराकों से तबीयत अच्छी हो गई और वो ठीक हो गई, ये गलत है। जब आप छोड़ देंगे तो शुरू हो जाएंगी फिर। इसलिए उसमें कम से कम ये एहतियात कर लेनी चाहिए कि फ़ायदा हो तो वक्फा लंबा कर दिया जाए, मगर मुस्तकिल छोड़नी नहीं चाहिए। अब इसका एक इलाज है ब्रायोनिया, क्योंकि नक्सवामिका ब्रायोनिया का एंटीडोट है, ब्रायोनिया नक्सवामिका का एंटीडोट है। और टांगों में से जान निकलना नक्सवामिका के अलावा ब्रायोनिया में नुमाया तौर पर पाया जाता है। तो इसकी प्रूविंग हो गई है उनको अब ब्रायोनिया खिला दें 200 में। सर जी, ब्रायोनिया शुरू करते हैं। आपको मैंने बार बार ब्रायोनिया का तारुफ वैसे मुख्तलिफ वक्तों में करवा दिया है, लेकिन बाकायदा दवा के तौर पर पहले नहीं लिया गया। इसका सबसे ज़्यादा असर किन हिस्सों पर पड़ता है पता है? बताया था मैंने। 3 ऐसे हिस्से हैं जिन पे नुमाया असर है। एक वाइटल ऑर्गन्स, लंग्स, लिवर एंड हार्ट। लेकिन वाइटल ऑर्गन्स की जो आउटर सरफेसेस हैं उनसे ब्रायोनिया का ज़्यादा ताल्लुक है। दिल की बैरूनी झिल्ली और लंग्स की बैरूनी झिल्ली, प्लूरा जिसको कहते हैं, और लिवर के बैरूनी हिस्से ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, मगर लिवर के मामले में ज़्यादा गहरा असर भी मिलता है। इसी तरह लंग्स के मामले में बाज़ दफ़ा गहरे लंग्स की बीमारियां, मसलन सख्त नमूनिया और उसके नतीजे में लिंगरिंग
लटकने वाले बदअसरात, मगर सिल वगैरह में अकेला ब्रायोनिया फ़ायदा नहीं दिया करता। उसके लिए जो बहुत लंबी बीमारियां हों उनमें उनके लिए दूसरी मददगार दवाएं लाजिम हैं, मसलन बेसिलिनम का इस्तेमाल, सल्फ़र का इस्तेमाल, मगर कुछ ना कुछ लंग्स के साथ इसका ताल्लुक इतना ज़रूर है कि वक्ती फ़ायदा दे जाएगा। मुस्तकिल इलाज के लिए फिर आपको दूसरी दवाएं ढूंढनी पड़ेंगी। तो ब्रायोनिया ओज़लात की भी बहुत अच्छी दवा है, मसल्स की। ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स खुसूसन उनकी झिल्लियों का हिस्सा और इसका जी मसल्स, लेकिन एक और तीसरी चीज मैंने आपसे कही थी वो अंतड़ियां हैं। अंतड़ियों के बैरूनी झिल्लियों से ज्यादा अंदरूनी झिल्लियों से इसका ताल्लुक है। यहां एक फर्क है। ब्रायोनिया का मरीज अक्सर कब्ज का शिकार होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा सख्त पेचिश भी शुरू हो जाती है और ब्रायोनिया की पेचिश में खून भी मिलता है, बहुत नहीं मगर खून से लिथड़ा हुआ आता है वेस्ट। उसकी वजह यह है कि ये इसकी खुश्की अंतड़ियों में बाज़ दफ़ा दरारें पैदा कर देती है और जगह जगह से वो फटने लग जाती हैं। अगर देर तक खुश्की रहे तो पहले वो दुखन, जिस तरह एपिस की दुखन मैंने बताई थी ना अंतड़ियों में मिलती है, ब्रायोनिया में भी दुखन ज़रूर मिलती है, लेकिन इसकी दुखन अगर मुंतज होगी तो सख्त पेचिश पे मुंतज होगी, अमूमन कब्ज रहती है। उसका फिनोमिना मुख्तलिफ है एपिस का। वो मैंने बताया था ना, पानी छोड़ेगी अंतड़ियाँ तो असाल पानी वाले शुरू हो जाते हैं। ब्रायोनिया पेच, जब ब्रायोनिया से मिलता जुलता मरीज हो तो पेचिश में ये चोटी की दवा है। बाज़ लोगों ने, बाज़ होम्योपैथ्स ने ब्रायोनिया को इस तरह, मुझे अब किताबें याद नहीं लेकिन मुझे ये याद है कि वो उससे मुझे ये तासुर पड़ा था और शुरू में मैं गलत समझता रहा ब्रायोनिया को। ब्रायोनिया का मतलब ये तासुर है कि नरम मस्कुलर फाइबर जिनको जल्दी थकावट हो जाए, फ्लैबी टाइप का, ये गलत है बिल्कुल। ब्रायोनिया मजबूत स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फाइबर के लिए भी चोटी की दवा है और ये कोई तफरीक नहीं है इसके लिए कि कमज़ोर मस्कुलर फाइबर हो या स्ट्रॉन्ग हो। मसल्स की पेन जो सारे जिस्म में हो, जैसी मलेरिया के बुखार से पैदा होती है, वो ख़ास तौर पर ब्रायोनिया के मुशाबे है। और बाज़ लोगों को बाज़ मुज़मिन बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जिनमें टांगों में चलने फिरने की सकत कम हो जाती है। आम कमज़ोरी नहीं होती उनमें, लेकिन कुछ अरसे के बाद यूँ लगता है चलने से कि भारी हो गया जिस्म और टांगों में वो जान नहीं रही, और वही भारीपन फिर दर्द में तब्दील हो जाता है। आमतौर पर एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। वो समझते हैं कि वो खून का दौरान मुतासर हो चुका है, इस वजह से इसका कोई इलाज नहीं। ऐसे केसेस में ब्रायोनिया बहुत अच्छी दवा है। अगर ये ऐसे मरीजों को मिलती रहे तो उनको मुस्तकिल देते रहना चाहिए। ये वो ऐसी दवा नहीं है जो मुस्तकिल ठीक कर देगी, लेकिन इसका ताल्लुक लंबी बीमारियों से तो है, लेकिन असर लंबा नहीं चलता, इसलिए इसको बार बार देना पड़ता है। एक और दवा है जिसको इसमें याद रखना चाहिए ऐसी बीमारियों में, वो जो औरतों को बीमारी हो जाती है ना, वाइट लेग, बच्चे की पैदाइश के बाद टांग फूल जाती है क्योंकि गालबन कोई क्लॉट बनता है और वो आगे खून का दौरान ख़त्म कर देता है तो टांगें फूल जाती हैं। बाज़ क्रॉनिक मरीज ऐसे हैं जिनका कभी कोई इलाज नहीं हो सका और ऐसी ख़वातीन बेचारी काफ़ी डिसेबल हो जाती हैं। उनमें ब्लूइश रंग और ब्लू एंड ब्लैक स्पॉट्स टांगों पर ज़ाहिर होने शुरू हो जाते हैं। बाज़ जगह टांगों पर जाला सा बन जाता है जो थ्रेटनिंग सा पर्पल कलर जाला है। तो पहले इसका मैंने काफ़ी इलाज करके देखा
आर्निका के ज़रिए, लेकिन काम नहीं किया, क्योंकि आर्निका के मुतालिक आम मशहूर है कि ये क्लॉटिंग की टेंडेंसी को रोकती है। चोटें लगें और उससे ऐसी किस्म के दाग पैदा हों तो उसमें आर्निका चोटी की दवा है, लेकिन इस मरज़ में आर्निका ने कभी फ़ायदा नहीं दिया। फिर मैंने जब ईस्कुलस की स्टडी की तो उस वक्त समझ आई कि ईस्कुलस इसके ज़्यादा करीब है। ईस्कुलस उस किस्म के ये पाइल्स के लिए, बवासीर के लिए मुफीद है जिसमें क्रोनिसिटी पाई जाए। उसमें क्या कहते हैं उसको उर्दू में, हाद और मुज़मिन, हाँ मुज़मिन तरस की दवा है ये। ऐसे ब्लड क्लॉटिंग ना हो, लेकिन ब्लड में गाढ़ापन इस किस्म का कि बाज़ जगह जाके वो ठहर के स्टेल होना शुरू हो जाता है, और इसकी बवासीर के मौके स्टेल मौके हैं, वो रिजॉल्व नहीं करते। आमतौर पर अगर कोई फोड़ा हो और तो कुछ देर के बाद वो शोखी दिखाएगा, तेज रंग देगा, फिर वो हल्का नीला रंग दिखाना शुरू करता है, पर्पल होता है, और फिर पीप बन जाती है और वो रिजॉल्व हो जाता है। अगर ऐसा फोड़ा रिजॉल्व ना हो और रंग भी ना बदले उसका फौरी, तो अक्सर वो कैंसरस होता है। उसका कैंसरस दवाओं से इलाज होना चाहिए। लेकिन अगर वो नजर आने वाला है तो आजकल के डॉक्टरों ने तजर्बा करके देखा है, बाद जर्राहों ने, मैंने उनका मुतालिया किया है कि शहद की लोकल एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा मौसर दवा है। खालिस शहद कैंसर के ज़ख्म के ऊपर लगाया जाए तो कोई और दवा जहाँ फ़ायदा नहीं देती वहाँ शायद फ़ायदा देता है। बाद डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कहा है कि वो ठीक हो गया उससे। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि फिर कितनी देर तक वो ठीक रहा या क्या हुआ, मगर इतना नुमाया असर रखने वाली दवा जिसका कुरान में भी जिक्र है, उसको साथ मिलाना चाहिए ऐसे मौके पर। लेकिन अगर ब्लू हो और फिर रिजॉल्व ना करे, पीपी ना बनाए, तो वो ईस्कुलस है। देखने से उसकी शक्ल आर्निका दिखाई देगा, लेकिन आर्निका में या तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है या फिर वो ठीक हो जाती है। जो परमानेंट बैठ रहना और तंग करना, ना इस तरफ का ना उस तरफ का, ये ईस्कुलस है। इसलिए जिन अहमदी डॉक्टरों के ज़ेर इलाज ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी में इससे मिलती जुलती इलामतें पाई जाती हैं, उनको मेरा मशवरा है कि ये इस्तेमाल करके देखें और फिर मुझे बताएं कि कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं। ब्राउनिया बिलअमूम शुरू में इसमें मुफीद है। जो वाइट लेग होती है ना राइट साइड की, ये मुज़मिन ना हो, अभी शुरू में हो, तो उस वक्त आर्निका मैंने देखा फ़ायदा पहुंचाता है। आर्निका ब्राउनिया के साथ मिलाकर दें अगर दाईं तरफ की हो, और अगर बाईं तरफ की टांग में हो तो आर्निका और लेकिसिस मिलाकर दी जाए। तो ये अल्लाह ताला के फजल से अमूमन फ़ायदा पहुंचाने वाली दवाएं हैं। खा पूरी मर्ज़ पर काबू पा सकें या ना पा सकें, मगर बहुत मुफीद हैं। बाज़ चीज़ों का इन्फेक्शन से ताल्लुक़ होता है। इस बीमारी में भी बाज़ दफ़ा रहम की तकलीफ़ें, उसकी इन्फेक्शन वगैरह इस किस्म की बीमारियां पैदा कर देती हैं। इसलिए उसके लिए मैं बिलअमूम एहतियातन आर्निका और ब्राउनिया जब इस्तेमाल करता हूँ वाइट लेग में, जो आगाज़ में यानी बड़ी हुई नहीं, उस वक्त सल्फ़र और पायरोजन मिलाकर साथ दे दूँ तो मैंने देखा है उससे बिलअमूम बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो अब तो इसके ज़्यादा तजुर्बों के वक्त नहीं रहे, मगर जब वक्फ़े जदीद में था या घर पे जब प्रैक्टिस किया करता था तो कसरत से ये मतलब नहीं रोज़ इतने होते थे, ऐसे मरीज़ होते कम हैं, मगर फिर भी जितने हुआ करते थे आया करते थे सामने। और उसमें मैंने यही देखा है कि शुरू में दो तो फ़ायदेमंद है, देर हो जाए तो फिर ये दवाएं फ़ायदा नहीं देती। उसके लिए मैंने सोचा है कि ईस्कुलस मुमकिन है फ़ायदा दे सके।
सल्फर और पायरोजिनम। प्रसूति बुखारों में मैंने बताया था ना आपको कि सल्फर और पायरोजिनम चोटी का नुस्खा है, और जो क्रॉनिक इन्फेक्शन सेप्टिसीमिया रेम के अंदर पाया जाए उसका इन दवाओं के बगैर इंसान शुरू भी नहीं कर सकता, जहन में और कुछ आती ही नहीं। सबसे पहले ये दवाएं देनी चाहिए। इसका एक पॉपुलर नुस्खा जो होम्योपैथी में मशहूर है वो एकिनेशिया का इस्तेमाल है। एकिनेशिया मदर टिंक्चर में कहते हैं अगर दी जाए तो प्रसूति बुखारों में बहुत मुफीद है, मगर मुझे तो कभी कोई इसका खास फायदा नजर नहीं आया। मदर टिंक्चर में तो मैंने देखी है, वो खास ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन ब्रायोनिया और पायरोजिनम के मुतालिक तो मैं गवाह हूँ कि ये अल्लाह ताला के फजल से बहुत गहरा असर करने वाली, ऐसा कि इलाज करने वाले का दिल खुश हो जाता है कि अगली दफ़ा मरीज आया कि ठीक है पहले से बहुत बेहतर हो। तो इसको आप याद रखें। बाज़ मर्ज़ों में ब्रायोनिया को सल्फर से ऑल्टरनेट करना पड़ता है, लंग्स की मर्ज़ों में ये बहुत मुफीद है। मैंने बताया था कि ब्रायोनिया क्रॉनिक मर्ज़ों में भी फ़ायदा तो देती है बाज़ दफ़ा, मसलन सिल जो बहुत क्रॉनिक मर्ज़ है उसमें भी ब्रायोनिया ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ब्रायोनिया लंबी मर्ज़ों को मुस्तकिल शफा बख्शने की ताकत नहीं रखती। लंबी मर्ज़ों को आर्जी शफा अता करने की ताकत रखती है। इसलिए ब्रायोनिया को किसी मुस्तकिल असर रखने वाली दवा के साथ अदल बदल कर दिया जाए तो ये इसकी कमी पूरी हो जाती है। और लंग्स की और लिवर की बीमारियों में ब्रायोनिया का एक तभी जोड़ है सल्फर के साथ। इन दोनों को मैंने बाज़ दफ़ा 200 में, बाज़ दफ़ा सल्फर 200 और ब्रायोनिया 30 में, या ब्रायोनिया 200 और सल्फर 30 में बार बार देकर देखा है, और वो बहुत ही मुफीद है। 30 और 200 में मैं क्यों करता हूँ उसकी वजह भी समझा दूँ। बाज़ दफ़ा मर्ज़ की मसलन जिगर की इलामतें गहरी हैं, मसलन कैंसरस हैं, और उनको बार बार रेपिटेशन करने की ज़रूरत है, दवाओं को बार बार दोहराने की ज़रूरत है। सल्फर 200 में अगर बहुत दोहराई जाए तो ख़तरा है कि ये मनफी असर पैदा कर दे, क्योंकि गहरा लंबा असर रखने वाली है। तो इसलिए मैंने जिगर के मामलात में सल्फर को 30 में और ब्रायोनिया को 200 में, जिसका कोई लंबा असर नहीं पड़ता, इस्तेमाल करके देखा है। अल्लाह के फजल से हेपेटाइटिस में, हेपेटाइटिस बी में भी ये चोटी का नुस्खा है, और इससे अच्छा जिगर का कोई और नुस्खा मेरे इल्म में नहीं आया। मगर इसके साथ मैं कार्डुस मैरियानस मदर टिंक्चर में देता हूँ। कार्डुस CARDUS। मैंने कहा आपने कोई इंतजाम नहीं किया यहाँ लिखने का, बोर्ड वगैरह का? कई दफ़ा कहा था। हैं लगा रहे हैं साथ साथ? बिल्कुल ठीक है, दैट्स राइट। तो स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है। बहुत अच्छा। कार्डुस CARDUS, मैरियानस MARIANUS मदर टिंक्चर। ये बहुत चोटी की जिगर की अमराज से ताल्लुक़ रखने वाली दवा है, और लिवर के कैंसर में भी यही नुस्खा बगैर किसी और तब्दीली या किसी और दवा की मदद के अल्लाह ताला के फजल से पूरी तरह शफायाबी पर मुंतज हो चुका है। कई ऐसे वाज़े केसेस हैं, 100% साबित शुदा हकीकत की उनको ये बीमारी, डॉक्टरों ने न सिर्फ बीमारी तशखीस की बल्कि लाइलाज भी करार दे दिया, और उनका मैंने इन दवाओं से इलाज किया तो ठीक ठाक हंसते खेलते लंबी उम्र पाने वाले बाद में कई मरीज अभी भी जिंदा हैं, मरीज थे जानी जो। और नुस्खा ज़्यादा यही देखा है कि ब्रायोनिया 200, सल्फर 30 रिपीट डोजेज में, दिन में से 2-3 दफ़ा यानी, और कार्डुस मैरियानस मदर टिंक्चर 10 से 15 कतरे 1 घूंट पानी में मिलाकर दिन में 3 बार। जिगर में कार्डुस मैरियानस बहुत अच्छी है, लेकिन बाज़ दफ़ा जिगर की अमराज तिल्ली में अमराज में तब्दील हो जाती हैं,
ख़ास तौर पर क्रॉनिक मलेरिया में। और क्रॉनिक मलेरिया में ये जिगर पहले ख़राब होगा, फिर तिली फूलेगी। तिली फूलने का गालबन कोई इलाज एलोपैथिक में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है कि डॉक्टरों ने कभी दिया हो। जैसे मरीज जब भी आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने कोई इलाज नहीं, ऑपरेशन कराओ या कटवा लो तिली। उनको मैंने सियानोथस मदर टिंचर कार्डूस के अलावा दी है साथ मिलाकर, और सियानोथस तिली की बेहतरीन दवा है। बाज़ दफ़ा ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं रब्बा के दिनों में, जब मैं ये प्रैक्टिस किया करता था वक्फ जदीद में साथ साथ, कि यूं पेट फूले हुए और दोनों तरफ उभरी हुई जिस तरह गुठलियां होती हैं उस तरह जिल्द के ऊपर एहसास, एक तरफ तिली की गुठली सी बाहर आई हुई, एक तरफ जिगर की, और उसमें कंसोलिडेशन हो चुकी होती थी। लेकिन ये जो इलाज मैंने बताया है, सल्फर ब्रायोनिया और फिर ये कार्डूस और साथ ये सियानोथस, ये देखे है बाज़ दफ़ा 2-3 महीने के अंदर अंदर हैरत अंगेज तौर पर शफा हुई है। पेट की जिल्द सुगड़ के नॉर्मल साथ लग गई, दबाने पर भी तकलीफ का एहसास नहीं रहा। तो ये चूँकि बहुत ही अहम ज़रूरत है और बहुत लोगों में बीमारियां पाई जाती हैं, ख़ासतौर पर मलेरिया के इलाके में, तो मैं उम्मीद है अफ्रीका वाले भी इससे फ़ायदा उठाएंगे, डॉक्टर हमारे दूसरे भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करके देखें। हर किस्म की दर्दें जिनको हरकत से इजाफा हो, ये कहा जाता है ब्रायनिया के मुतल्लिक, लेकिन इसको रस्टॉक्स के साथ बाज़ दफ़ा मुशाबित पैदा हो जाती है थोड़ी सी, वो आपको ज़हन में रखना चाहिए। रस्टॉक्स में कहा जाता है कि आराम करो तो दर्द बढ़ती है और चलो तो दर्द कम होती है, हरकत करो तो दर्द कम हो जाती है। ये बैन ही इस तरह दुरुस्त नहीं है। रस्टॉक्स में एक हिस्से में दर्द पैदा हुई, एक करवट पे लेटे हैं, दर्द बढ़ गई, करवट बदलेंगे तो करवट बदलते वक्त दर्द होती है, उसके बाद जब आराम करते हैं फिर थोड़ी देर के लिए दर्द कम हुई, फिर बढ़ जाती है। और यही बात मैंने उसकी इब्तदाई हरकत में महसूस की है कि रस्टॉक्स का मरीज जब शुरू में चलने लगता है तो उसको दर्द बढ़ती है और कुछ चलने के बाद उसको आराम आ जाता है। फिर जब वो खड़ा हो जाएगा तो फिर दोबारा दर्द भरनी शुरू हो जाएगी। ब्रायोनिया में भी शुरू में चलने में दर्द बढ़ती है, तो वहाँ ब्रायोनिया और रस्टॉक्स मुशाबे दिखाई देते हैं, लेकिन आखिरी नतीजे से पहचाने जाएंगे। ब्रायोनिया में चलने के बाद दर्द बढ़ती है और लेटने के बाद भी महसूस होती रहेगी, रस्टॉक्स में भी होती है। फ़र्क यह है कि ब्रायोनिया का मरीज़ अगर 2-4 दिन मुसलसल आराम करे तो उसको इफाका हो जाता है। रस्टॉक्स का मरीज़ अगर 2-4 दिन मुसलसल आराम करे तो दर्द बढ़ जाती है। तो ब्रायोनिया और रस्टॉक्स में कुछ मुशाबहतें हैं, लेकिन लंबे नतीजे से अगर आप होशियारी से मरीज़ का जायज़ा लें तो फ़र्क करना कोई मुश्किल नहीं रहता। ब्रायोनिया में भी चलेंगे तो उस वक्त दर्दें नहीं महसूस होती फ़ौरन, ये गलत है कि साथ साथ एकदम बढ़ती जाती हैं। कुछ अरसे के बाद उसमें भी रस्टॉक्स की तरह गर्म हो जाने के बाद कुछ आराम तभी होते हैं, वो उसको भी मिल जाते हैं। इब्तदाई हरकत में दोनों में दर्द है, लेकिन ब्रायोनिया में जब उसके बाद आराम करेंगे तो रिलीफ होना शुरू हो जाता है। रस्टॉक्स में जब आराम करेंगे तो रिलीफ होने की बजाय और ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। इस फ़र्क को मलहूज़ रखना चाहिए। ब्रायोनिया में सर्दी से गर्मी में के मौसम में आने से तकलीफ बढ़ती है। अक्सर वो तकलीफ़ें जो सर्दियों के गर्मियों में तब्दील होने के वक्त आगाज़ में होती हैं, उनमें ब्रायोनिया काम आता है, और नमूनिया भी उन दिनों में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अचानक जब गर्मी आती है तो जिस्म का जो बैरूनी हिस्सा है वो गर्मी से तकलीफ महसूस करता है, और अंदरूनी हिस्सा अभी आदी नहीं हुआ होता अपने आप को
नए मौसम के मुताबिक एडजस्ट नहीं कर चुका होता, इसलिए बच्चे जल्दी कपड़े उतार देंगे। बस सिक्योरिटी वाले भी बच्चों की तरह हरकत करते हैं, मैंने देखा है। गर्मियाँ शुरू हुई और फौरन अपने मुश्किल भारी कपड़े उतार फेंके और बाद में शिकायत की नज़ला हो गया, किसी को फ्लू हो गया। ये ब्राउनिया की इलामतें हैं, लेकिन और भी दवाओं की भी हैं। बस सर्दी से गर्मी में जाने से जो बरदानिया की तकलीफ़ें बढ़ती हैं, मेरा ये तजुर्बा है गर्मी से बरह रास्त नहीं बढ़ती, गर्मी में ठंड खा जाने से बढ़ती हैं। और इसीलिए नमूनिया में ये चोटी की दवा है, लेकिन इसका नमूनिया अपनी इलामतों में ख़ास पहचाना जाता है। एक तो दाईं तरफ रहता है, अक्सर दाएं से बाएं हरकत नहीं करता। लाइकोपोडियम का नमूनिया दाएं से शुरू होगा और बाएं लंग्स को भी, बाएं फेफड़े को भी मुतासर करके आखिरी मकाम वहाँ बना लेगा। लेकिन ब्राउनिया का ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करता है। जो तकलीफ ऊपर से शुरू हुई है वो रफ्ता रफ्ता बेस ऑफ लंग्स की तरफ मुंतकिल होती है और वहां जाके ठहरती है। वहां अगर पहुंच कर ठहर जाए तो फिर ब्राउनिया, चूंकि मुज़मिन मर्जों का इलाज नहीं है, इसलिए वहां फिर और दवाएं चाहिए होती होंगी, होती होंगी नहीं। काली कार्ब उनमें से एक नुमायां दवा है जो बेस ऑफ लंग्स के साथ ताल्लुक रखती है। आर्सेनिक आयोडाइड और काली आयोडाइड ये भी लंग्स के बेस से ज़्यादा ताल्लुक रखती हैं और अल्सरेशन से ताल्लुक रखती हैं। क्योंकि ये वहाँ काम आती हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि उसमें मुमकिन है बीमारी ज़रा लंबी होने से लंग्स के अंदर कुछ अल्सरेशन भी पैदा हो जाती हो। और अल्सरेशन के मुतालिक तो यकीनी तौर पर काली कार्ब को भी मैंने नुमाया तौर पर मुफीद देखा, बल्कि जो लंग्स में पैचेस पड़ जाते हैं, कैविटीज़ पैदा हो जाती हैं, मर्कसॉल और काली कार्ब देने से वो अल्लाह के फजल से कैविटीज़ दूर हो गई। और जिस मरीज़ा की खसूसियत से मैं बात कर रहा हूँ वो बाकायदा हॉस्पिटल में दाखिल थी रही, सिल के नतीजे में उसको कैविटीज़ पैदा हुई थी, एक्सरेज हो चुके थे, डॉक्टरों ने कहा था कि ये कैविटीज़ दूर नहीं हो सकती। और जब उसका इलाज मर्कसॉल और कैलकेरिया काली कार्ब से किया गया तो चंद महीने के अंदर उसने जब बताया कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तो मैंने कहा दोबारा वहीं से जाके एक्सरे कराओ। एक्सरे करवाया तो डॉक्टर ने कहा हम तुम मान ही नहीं सकते कि तुम्हें कैविटीज़ थी, ये हो ही नहीं सकता। उसने अपने एक्सरे पुराने साथ ले गई थी, उसने कहा ये देख लें आपके क्लेम किए हुए हैं, इनमें कैविटीज़ दिखाई दे रही हैं कि नहीं? मैंने कहा हाँ, तो फिर मैं वही हूँ। तो जब होम्योपैथिक दवाएं बाद असर दिखाती हैं तो उससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी अजीम दिफाई ताकतें अता की हुई हैं। डॉक्टरों को अभी तक भी सब रिसर्च के बावजूद ये नहीं पता चल सका कि जिस्म के अंदर ये कितनी अजीम दिफाई ताकतें कैसे कैसे काम दिखाती हैं, और इसका जिस्म की केमिस्ट्री से बड़ा गहरा ताल्लुक है। जिसका मतलब यह है कि बाज़ पैगामात जिगर को मिलते होंगे कि फलां केमिकल्स की ज़रूरत है, वो पैदा करना शुरू कर दो। अब बताएं कि ब्लाइंड एवोल्यूशन से ये कैसे हो सकता है? सिवाय इसके कि कोई पैदाइशी अंधा हो और पैदाइशी अंधे का बेटा हो, वो ये सोच भी नहीं सकता कि इतनी गहरी बातें पैदाइश इत्तफाकन लंबी एवोल्यूशन के जरिए खुद ब खुद सिस्टम बन के जिस्म में जा चुकी हों और ऐसी पुख्ता मौजूद हों जिनका इस्तेमाल कभी कभी होता है। रोज़मर्रा की बात नहीं है कि जो ये मर गए जिनमें ये नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता वो रह गए जिनमें ये बीमारी बात थी। ये जो बज़ाहिर साइंटिफिक एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन है, ये कुल्लियतन नाकाम हो जाती है जब आप इंसान के डिफेंस सिस्टम यानी दिफाई निज़ाम पर गौर करते हैं। तमाम स्पीशीज़ को ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो दिफा जो है वो बना है, रफ्ता रफ्ता डेवलप हुआ है और कायम रहा है। और शास के तौर पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी
मौजूद हैं और शाज़ के तौर पर पेश आने वाली बीमारियों के लिए अगर उनको हरकत दे दी जाए और सही रहनुमाई हो जाए कि फ़लाँ बीमारी है तो वो हरकत करती हैं, और अगर सेहत अच्छी हो तो किसी बैरूनी हरकत की ज़रूरत नहीं। इंसानी जिस्म अज खुद उस दिफा की अहलियत रखता है। इसका सबूत यह है कि जो सादा ज़िंदगी गुजारने वाले ज़मींदार और दूसरे लोग हैं, इनकी अगर ग़िज़ा दुरुस्त हो और मेहनत कश हों तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से वो वैसे ही बचे रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हर वक्त जिस्म के अंदर एक दिफाई निज़ाम उनकी हिफाजत का सामान कर रहा था, वरना वही सांस वो भी लेते हैं जो दूसरे लेते हैं। उसी इलाके में रहने वाले दूसरी किस्म के लोग कई किस्म की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता। तो ये जो इंसानी दिफा है, दिफाई निज़ाम, ये खुदा ताला की वजूद और उसकी अज़मतों की निशानदही के लिए बहुत हैरत अंगेज़ निज़ाम है। होम्योपैथ को भी इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक निज़ाम इसकी बात खूबियों को उजागर करता है और सामने लेके ला खड़ा कर देता है। ये कहते हैं वक्त ख़त्म हो गया, क्यों जी? तो कई दिन के नागे के बाद आया फिर भी वक्त ख़त्म हो गया। अच्छा फिर से कल से इंशाल्लाह। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। सवाल है? कल कर दें। हाँ कल करें आप सवाल या अभी करें, बताएं। अभी कर दें। ये वेरिकल वेन्स के लिए भी इस्तेमाल क्या? इसके हाँ वेरिकल वेन्स जो होती हैं, वेरिकोस वेन्स, उसी की तो बात कर रहा था मैं। अच्छा, उसके और लिए क्या कह रहा था? उसी का नाम वेरिकोस, जो मैंने टांग की डिस्क्रिप्शन की थी उसको वेरिकोस वेन्स कहा जाता है। जो जगह जगह उभार बड़े बदसूरत से उभर जाते हैं नीले से रंग के, और वो नक्शे से बन जाते हैं बाज, वो क्रॉनिक बीमारी, उसी का नाम वेरिकोस वेन्स है। उसी में इस्कुलस मैं तजवीज़ कर रहा हूँ। मैंने ज़ाती तौर पर इसको इस्तेमाल करके नहीं देखा, मुतालिया के बाद मुझे ख्याल आया है कि उसमें इस्कुलस मुफीद हो सकती है। 30 में शुरू करके देखें, 200 करें, 1000 करें, ये भी तजर्बे की बातें हैं। ठीक है? अच्छा अस्सलाम वालेकुम।